हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो हमारा मिड सेशन ग्रैंड रिवीजन टेस्ट सीरीज का फेज 3 आप दे करके आ चुके हैं। और अब बेटा आप लोग उस घड़ी का इंतजार कर रहे होंगे जिससे आपको पता चलने वाला है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हुए हैं। मैं बार बार कहता हूं, जो सही है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो गलत हुए हैं उस पे सबसे ज्यादा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि वो गलती हमारे मेन एग्जामिनेशन में नहीं होनी चाहिए। तो बेटा चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन तो बेटा बहुत ही आसान थे और आप लोगों ने उम्मीद है बहुत अच्छा किया होगा। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये फोटोज आप जरूर देखिए, ये हमारे वो होनहार हैं जो पिछले साल सेलेक्ट हुए हैं। मैं बार बार इसकी तरफ आपका ध्यान इसलिए केंद्रित करता हूं, ये जो जगह है वो आपकी जगह है। अगले साल इन फोटो में आपको आना है बेटा, ये आपकी जगह होनी चाहिए। तो अपनी जगह चूज कर लीजिए कहां आपको आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इनकरेक्टली गिवन फॉर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा। आपको इसमें बताना है कि कहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो गलत है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर आप अच्छे से जानते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, किसी भी एटम के ऊपर का चार्ज। अगर यहां पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इनके चार्ज की बात कर रहे हैं, तो देखो बेटा सबसे पहले तुम इसका निकालोगे तो इसको x मान लो। NH3 पे 0 होता है तो 0 इंटू 5 हो जाएगा। यहां -1, -1 इंटू 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हैं बेटा x की वैल्यू। तो जब आप x की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करोगे तो बेटा x की वैल्यू यहां पर आएगी 3। लेकिन बेटा ये x इक्वल टू जो +3 आया है वो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है। हमने पूछा किसका है? नाइट्रोजन का। इसमें आपको देखना पड़ेगा NH3 को। NH3 में ये x हुआ, ये +1 इंटू 3 इक्वल टू 0 हुआ और x इक्वल टू -3 हो गया। तो ये वाला तो बेटा सही है। फिर यहां देखिए NH2OH, इसको अलग करो तो NH2 प्लस OH माइनस, ये हो गया x, +1 इंटू 2 इक्वल टू +1 और ये उधर जाएगा तो -2 + 1 इक्वल टू -1, ये वाला भी सही है। फिर आते हैं बेटा हम लोग N2H5 ट्वाइस SO4 पे, जब इसको आप अलग करोगे तो N2H5 ट्वाइस पे आएगा +2 और ये होगा सल्फेट पे -2। 2 मॉलिक्यूल पे +2 है तो N2H5 एक मॉलिक्यूल के ऊपर जो होगा वो +1 होगा और यहां से हम लोग बोलेंगे 2x + 1 इंटू 5 इज इक्वल टू +1 और ये हो जाएगा 2x + 5 इक्वल टू +1। देन 2x इक्वल टू ये -5 तो ये -4 हो जाएगा और x इक्वल टू -2 आ जाएगा और x इक्वल टू यहां -2 आना चाहिए था, यहां +2 आ रहा है। यही आंसर आपका जो है वो गलत है, यानी 71 का आंसर जो होगा वो C होगा। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 71, सभी लोगों ने सही किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। आपको बताना है बेटा इसमें कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब आप लोग जानते हैं बेटा, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज ना हो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ना हो, ठीक है ना, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हमारी ना हो। यहां पे देखिए तो हाइड्रोजन पे +1 है, सल्फर पे -2 है, सल्फर पे +4 है, ऑक्सीजन पे -2 है, यहां +1 है, सल्फर का यहां 0 है। तो -2 से 0 ऑक्सीडेशन, +4 से 0 रिडक्शन, यानी दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन।
BaO, this is +2, -2, 0 and here this is peroxide, तो यहां पे -1, तो -2 से -1, 0 से -1, यहां पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस है। KClO3 में यहां पर इसका +5 है और यहां पर -1 है और यहां पर इसका 0 है, यहां पे -2 है। ये रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, दिस इज द इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पे आ जाइए, BaO2 में ऑक्सीजन का -1 है, सल्फर का +2 है, ये -2 है, यहां सल्फर का -2 है, इसका +6 है, यहां -1 है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में या किसी के भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस नहीं हो रही है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है ना, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों नहीं हो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH3 इन दिस रिएक्शन, देखिए जल्दीबाजी में आप यहां पर गलती करेंगे क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट वेट जो पूछा है वो NH3 का पूछा है, N2 का नहीं पूछा, इसलिए हमारा N2 से कोई मतलब नहीं है। यहां पर देखिए, यहां -3 है, 0 है, चेंज 3 का हुआ और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है m अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज 17/3, आंसर गोज टू डी। तो 73 का डी हो गया। 74 पे आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए बैलेंसिंग में मैंने आपको बता रखा है, जब कोई भी रिएक्शन आप बैलेंस करते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये नाइट्रेट है और ये NO में चेंज हो रहा है। हम जानते हैं यहां पर x की वैल्यू कितनी है, +5, और यहां पर x की वैल्यू कितनी है, +2। जब +5 से +3 2 में गया तो कितने का चेंज हो रहा है, 3, और इस साइड में 3 क्या है, ज्यादा। हमने आपको बता रखा था जिस साइड में जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो उधर उतना इलेक्ट्रॉन क्या करो, जोड़ दो। मैंने इधर इतने इलेक्ट्रॉन क्या किया, जोड़ दिया। अगला काम होता है बेटा चार्ज को बैलेंस करना, -3, -1, -4, और एसिडिक मीडियम में निगेटिव के लिए हाइड्रोजन आयन सेम साइड में जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप होता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना, यहां 3 है, यहां 1 है, तो ये हो गया 2H2O। नाउ रिएक्शन इज बैलेंस, द आंसर गोज टू सी। 75, which one of the following order is not according with the property? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जब आप बात करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, साइज छोटी होने की वजह से इनके आपस में रिपल्सन होते हैं और रिपल्सन के कारण इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, इसलिए इसका ऑर्डर Cl2, Br2, F2 फिर I2 आता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा HI का होता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 75 का फर्स्ट। देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फॉर द साइज, हमने यहां पे देखा। अब देखिए इसको फाइंड करने का तरीका ये होता है, दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। सबके पास जो इलेक्ट्रॉन है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 हैं, और आप इसको Z/E से कैलकुलेट करना चाहो प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन के रेशियो से, तो यहां पर देखिए इसके पास जो प्रोटॉन है वो 20 है और इलेक्ट्रॉन 18 है। इसके पास जो प्रोटॉन है वो 16 है, इलेक्ट्रॉन 18 है। Z/E कम है मतलब इसकी साइज क्या होगी, ज्यादा। फिर दूसरा हम लोग कहते हैं जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसकी साइज उतनी क्या होती है, बड़ी होती है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो साइज क्या होगी, बड़ी होगी। चलिए आंसर इसका 76 का ए है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सबसे पहले आपको बताना है कि एक मॉलिक्यूल का, क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन इज द वन मॉलिक्यूल, ठीक है, वन मॉलिक्यूल है। मैं सबसे पहले निकालना चाहूंगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम upon Avogadro number. Given volume is 1 and this is Avogadro number,
you are getting the number of moles. When you find the weight, weight is equal to mole into molecular weight of water. This is 1 upon n naught into 18. This is 18 upon n naught ग्राम. ये ग्राम आ गया आपका वेट. और आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. और यू वांट टू कैलकुलेट वॉल्यूम. You are getting the weight of water and density of water. Weight is 18 upon n naught and density is 1. When you calculate, then you get answer is 1. ठीक है ना. तो क्योंकि क्या है ना, यहाँ 22.4 लीटर हम नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि 22.4 लीटर सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए यूज होता है. ठीक है ना. क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन सिर्फ गैस के लिए लगाई जाती है. 22.4 लीटर गैस के लिए होता है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन से आता है. आइडियल गैस इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए लगाया जाता है. ठीक है. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं 78 पे. कह रहा है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है. देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कई होता है. सबसे पहला काम क्या होता है, आपने कार्बन लिखा, हाइड्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, फिर लिखा 10.06%, 0.84, 89.10. फिर आप क्या करते हो, 10.06 पहले आप निकालते हो मोल रेशियो. क्या निकालते हो, मोल रेशियो डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट. 0.84 by 1, 89.10 by 35.5. इतना करने के बाद आप मोल रेशियो निकालते हो. मोल रेशियो निकालने के बाद आप सिंपल रेशियो निकालते हो. सिंपल रेशियो निकालने के लिए जो वैल्यू सबसे कम होती है उससे डिवाइड करते हो. फिर आपको मिलता है एम्पेरिकल फॉर्मूला. फिर निकालते हो एम्पेरिकल वेट. फिर करते हो n इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट. मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी. सब कुछ करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन देखिए इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप किसी एक को पकड़ लो. मैंने देखा यहां हाइड्रोजन के अंदर वेरिएशन आ रहा है. यहां पे 2 है, यहां 3 है और यहां पे 1 है. मैं कुछ ना करूंगा, मैं तो निकालूंगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मैंने 12 into 1 plus 3 into 35.5 into 100. इतना करने में अगर ये वैल्यू ये आ गई, इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, आंसर. सीधी सी बात है भैया. अब देखो ये काम करना मेरे लिए ज्यादा आसान है, मतलब आंसर से क्वेश्चन को फाइंड कर लेना. ये करना आपके लिए आसान है. यहां भी हाइड्रोजन का परसेंटेज, यहां भी हाइड्रोजन का परसेंटेज, यहां भी हाइड्रोजन का परसेंटेज. जिसका हाइड्रोजन का परसेंटेज ये आ गया वही वाला क्या होगा, आंसर. तो बेटा यू गो थ्रू दिस लॉन्ग मेथड, इट इज बेटर टू कैलकुलेट बाय दिस मेथड. ओके. आंसर आपका वही आएगा और जल्दी हो जाएगा. 78 के बाद है 79. देखिए बेटा ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है. इसका आसान तरीका क्या है, कह रहा है BA2 या B2A3 एंड B2A. मतलब यह है कि 0.05 मोल B2A3 का जो वेट है वो 9 है. तो बताओ भैया एक मोल का वेट कितना हो जाएगा. तो 9 अपॉन 0.05, या कह सकते हैं हम 100 अपॉन 5, ये भी कह सकते हैं. ठीक है. और ये हो जाएगा आपका 180 मिल गया आपको यहां से. ठीक. और दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B2A3. इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2B plus 3A. 2B plus 3A. इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि 0.1 मोल B2A का जो वेट है वो 10 ग्राम है. तो एक का कितना हो जाएगा, 10 by 0.1 इक्वल टू 100. और ये 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका B2A, मतलब 2B plus A. अब आपके पास दो इक्वेशन है, 2B3A बराबर 180 या 2B plus A बराबर 100. और इन दोनों से आप A और B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बहुत आसानी से बेटा, और आपको मिल जाएगा 40 और 30. चलिए 80
0.5 मोल। यहां देखिए बेटा, जहां पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना, पता कैसे चला, ये है 0.5 और ये है 0.2। अब इसमें दिस इज द गिवन मोल एंड दिस इज स्टाइक्योमेट्री। 0.5/3 एंड 0.2/2 हम लोग करते हैं गिवन अपॉन स्टाइक्योमेट्री। जो वैल्यू मिनिमम होती है वही लिमिटिंग रिएजेंट होती है। दिस वैल्यू इज मिनिमम, यानी दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और जब लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो हम लोग जानते हैं कि गिवन मोल अपॉन स्टाइक्योमेट्री। तो बेटा इसका मोल कितना है 0.2/2, इसका हो जाएगा मोल ऑफ Ba3PO4 अपॉन स्टाइक्योमेट्री। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 0.1। डायरेक्ट भी कह सकते हैं 2 से 1, तो 0.2 से कितना, तो 0.1 आ जाएगा आंसर। बस इसमें आपको यह पता करना है लिमिटिंग रिएजेंट है कौन। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 के बाद आते हैं 81। बेटा देखो, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक का मतलब यह हो गया कि इसके पास 2 हाइड्रोजन आयन है। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, सी अल्फा। अब डाइबेसिक है तो 2, तो इसका टोटल जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2C अल्फा। कहने का मतलब ऐसे हो गया जैसे H2CO3 है, ये टूट के बनाया 2 हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन। ठीक, डाइबेसिक है। हमने बोला ये C, ये 0, ये 0। अब ये C माइनस एक्स, तो ये कितना होगा 2x, और ये x अल्फा के टर्म में लिखोगे तो C माइनस C अल्फा, ये हो जाएगा 2C अल्फा, और ये C अल्फा। यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है 2C अल्फा। तो टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज द 2C अल्फा, और अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड Y इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी Y इक्वल टू 2C अल्फा। और आपसे पूछना चाह रहा है व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, C इज इक्वल टू 2Y अपॉन अल्फा, यानी कि आंसर C इज करेक्ट। एक मिनट भाई, हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड Y अल्फा माइनस, what is the initial concentration of acid, यानी initial concentration means C, question is C, हाइड्रोजन आयन बराबर 2C अल्फा, 81। Alpha is the degree of dissociation of weak dibasic acid. Y is the hydrogen ion concentration. What is the initial concentration? तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर 2C अल्फा हो गया, एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू हो गई Y, और ये हो गया 2C अल्फा Y अपॉन 2C 2 अल्फा, Y अपॉन 2 अल्फा। अरे सॉरी, ठीक तो है, देखिए 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 देखिए, यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है बेटा, कुछ नहीं। C इज इक्वल टू Y अपॉन 2 अल्फा, इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस 1/2। आंसर सही है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 81 के बाद है 82, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। देखिए बेटा, आयोनाइजेशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन डिपेंड ऑन द डिग्री डाइल्यूशन फ्रॉम द ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जब आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो अल्फा की वैल्यू बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे अल्फा की वैल्यू घटेगी। कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है आयोनाइजेशन को घटाता है, ऑड आयन इफेक्ट आयोनाइजेशन को बढ़ाता है। ठीक है ना, ये सारी बातें मैंने बता रखी है। टेम्परेचर बढ़ाओगे आयोनाइजेशन बढ़ेगा। तो यहां से देखोगे एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर मींस डाइल्यूशन, आंसर गोस टू सी। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता था, जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हो रहा है तो उसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस हम मिला दें कि दोनों के अंदर एक आयन क्या हो जाए, कॉमन। जब कॉमन हो जाता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है, और जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है तो आयोनाइजेशन क्या होता है, आपका घट जाता है। तो पहचान क्या होनी चाहिए, पहली बात तो एक उसमें वीक होना चाहिए, दोनों स्ट्रांग नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 100% आयोनाइज हो जाएंगे तो वहां पे कोई आयोनाइजेशन का मतलब ही नहीं है। ये देखिए सॉल्ट है BaCl2 स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। यहां पर एक वीक है और दूसरों में NH4 कॉमन है, तो आंसर गोस टू सी।
बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ NH4OH, पहले देखिए यहां कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, और जब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा NH4OH टूट के बनाया अमोनियम आयन और OH आयन, इसके अंदर हमने मिला दिया NH4Cl सॉल्ट, जो टूट के बनाया अमोनियम और क्लोराइड। अब जब देखिए ये रिएक्शन इधर चलने लगेगी तो OH आयन कंसंट्रेशन क्या करेगा, घटेगा। OH आयन कंसंट्रेशन घटेगा, इसका मतलब हमारा बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगा, घटेगा। 84 का C। मिनिमम पीएच इज शोन बाय, हमसे पूछ रहा मिनिमम पीएच कब होगा। मिनिमम पीएच मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। यहां देखिए BaCl2 में बेरियम हाइड्रोक्साइड है, दो चीजें हैं यहां पर। अगर BaCl2 की अब बात कर रहे हैं तो यहां दो चीज है, एक है BaOH ट्वाइस और दूसरा है HCl। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी ये न्यूट्रल पीएच इज इक्वल टू 7। यहां पर जो है बेरियम BaOH strong base and strong acid, pH equal to 7 and this is the strong base, pH is greater than 7। यहां पर जब हम आ रहे हैं तो BeOH twice and HCl, this is strong acid and weak base, neutralize होगा तब भी ये acidic ही होगा, ठीक है, यानी pH is less than क्या होगा, 7 होगा। आंसर goes to C। मिनिमम पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। 85 के बाद है 86, कह रहा है इन विच फॉलोइंग केस द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट एसिड आर गिवन विच मिक्सचर एसिड हैज द हाईएस्ट पीएच। हाईएस्ट पीएच मतलब लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबका जोड़ते हैं। यहां पर देखिए मैंने बोला है यहां पर 2 हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, तो इसके कंसंट्रेशन में ये हो जाएगा 2 into 1/10 plus 1/20 plus 1/10 नेट हाइड्रोजन आयन। यहां देखिए तो 1/20 into 2 1/10 plus 1/20, यहां पे देखिए तो 1/20 into 2 1/10 plus 1/40, ये हो जाएगा 1/20 into 2 plus 1/5 plus 1/5। आप जोड़िएगा, जहां पर मिनिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आएगा वहीं पर पीएच जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आंसर सी इज करेक्ट। यहां पर आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 87 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, W ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, W ग्राम इज डिपॉजिटेड E upon 96500, current is 2 ampere for 2 hours इन 60 into 60। फिर कह रहा है इफ 1 एम्पियर, यानी अगर हम 1 एम्पियर पास करें, देखिए E अपॉन 96500 1 एम्पियर और वो भी 4 घंटे के लिए, तो एक काम करिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, W डैश इज इक्वल टू आ जाएगा W। सिंपल क्वेश्चन था। 88 कह रहा है ABC का दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, जब कुछ ना दिया हो तो उसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलते हैं, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, ठीक है ना, उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है। रिडक्शन पोटेंशियल कम है, रिड्यूसिंग पावर क्या है, ज्यादा। रिड्यूसिंग पावर मतलब जो दूसरे का रिडक्शन करे और खुद का ऑक्सीडेशन हो। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, आप ऐसे सोचिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो उसकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और सिंपल हमने रिलेशन बताया है बेटा कि SRP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SOP। तो यहां आसानी से बेटा आप आंसर लगा सकते हैं। 88 का जो आंसर होगा वो है D। चलिए अगला है 89। यहां पर आपको दिया हुआ है निकेल का रिडक्शन और गोल्ड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं तो निकेल का क्या हो रहा है, निकेल का बेटा यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, दोनों का कंसंट्रेशन 1 है। तो पहली बात तो जब ये रिएक्शन आप लिखेंगे निकेल चेंज इनटू निकेल +2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर गोल्ड जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन ले करके बना रहा है गोल्ड, ठीक। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को जो है
हम आपस में पहले बैलेंस कर लें, तो इसको इंटू 3 कर दीजिएगा और इसको इंटू 2 कर दीजिएगा, और दोनों को करने के बाद जब लिखेंगे तो 3Ni प्लस 2Au प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन चेंज इंटू 2Au plus 3Ni plus 2 plus 6 electron, and E cell equal to E naught cell minus 0.059 by 6 log निकिल प्लस 2 पे 3 अपॉन Au प्लस 3 पे 2। दोनों का कंसंट्रेशन 1 है, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सीधे E सेल इक्वल टू E नॉट सेल आएगा। दिस इज इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन। हम यहां देख रहे हैं ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो निकिल का हो रहा है, रिडक्शन जो है वो गोल्ड का हो रहा है। तो यहां पर देखिए आपको दिया हुआ है रिडक्शन चाहिए, ऑक्सीडेशन पलट देंगे 0.25 हो जाएगा, रिडक्शन दिया है और वही हमें चाहिए भी, सीधे निकालेंगे आंसर हमारा सी आ जाएगा। 89 का आंसर सी। वांट अ फैक्टर फॉर द BaNO3 ट्वाइस। पहले तो आप देखिए जब आप BaNO3 ट्वाइस को तोड़ेंगे तो ये बनाएगा बेटा बेरियम आयन एंड 2 नाइट्रेट, यानी कि N की वैल्यू यहां हो गई 3। हम जानते हैं अल्फा इक्वल टू I-1 बाई N-1। हमसे अल्फा पूछा जा रहा है और वांट अ फैक्टर दिया हुआ है 2.74 और N की वैल्यू है 3। सॉल्व करेंगे 87% आ जाएगा। 92 देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहा ग्लूकोज इज एडेड टू 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर मीन्स 1 kg वाटर, क्योंकि डेंसिटी वाटर की 1 होती है। डेल्टा TF, यू नो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, एंड डेल्टा TF अपॉन KF equal to 1 by 1000. It means molality is 1 by 1000 and no weight upon molecular weight by weight of solvent अगर kg में हो तो बेटा इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और मॉलिक्यूलर वेट होगा 180, तो ये हो जाएगा 180 बाई 1000। यहां से आप वेट निकालोगे तो आ जाएगा 0.18 ग्राम। 92 का आंसर डी है। कह रहा इक्विमोलर वेपर प्रेशर किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। पहली बात तो इसमें आपको चेक करना होगा किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है। जिसके पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होते हैं, ये टूटेगा बेरियम आयन और 2, इसके पास नंबर ऑफ आयंस 3 है, इसके 2 हैं और इसके 1 है, क्योंकि आयनाइज नहीं होगा। इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है। जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर कम होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसकी ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, यानी आंसर ये हो जाएगा ए। 93 का आंसर हो गया बेटा ए। चलिए हम लोग आते हैं 94 पे। 94 क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है इंसुलिन डिसॉल्व इन स्टेबल सॉल्वेंट। पहली बात तो देखो होता क्या है, पाई इज इक्वल टू CRT एंड पाई इज इक्वल टू W बाई M V, अगर ml में हो तो डिवाइडेड बाई 1000 हो गया RT। अब पाई इज इक्वल टू W बाई V जो ml में है और मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 RT। हमको क्वेश्चन में कह रहा है कंसंट्रेशन जो है ग्राम पर ml में है, ठीक है। इंसुलिन इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा जा रहा है। ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हुआ x और ये पूरी वैल्यू जो है हमारी m यानी कि स्लोप हो गई 1000 इंटू R इंटू T अपॉन M इक्वल टू हो गया स्लोप, एंड स्लोप इज द 4.65 इंटू 10 टू पावर -3। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 273। R की वैल्यू 0.0821। एक ही अननोन डाटा बचा है M, और जब उस M की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 5.16 इंटू 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। चलिए फिर आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है 95। ए सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18.5 ग्राम सुक्रोज इन 1000 ग्राम वाटर।
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सबसे पहले तो आप डेल्टा टीएफ निकालो। देखिए डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। इतना करेंगे। केएफ की वैल्यू है 1.86, वेट दिया हुआ है 68.5, मॉलिक्यूलर वेट होगा 342, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है 1000। यहां से जब डेल्टा टीएफ निकालेंगे तो आ जाएगा 0.372, दैट इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, टीएफ निकालेंगे तो आ जाएगा -0.372। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 96 एंड द लास्ट क्वेश्चन। इन ए गिवन सेल ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट आप जानते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का बाहर वाले के ऊपर लगने वाला रिपल्सिव फोर्स। एस का सीप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड होती है, इसलिए उसका रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा। जैसे जैसे एस से पी बना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई और डिस्ट्रीब्यूट हुई और डिस्ट्रीब्यूट हुई, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाती है रिपल्सन उतना कम होते जाता है। तो इसका आंसर है बेटा ए। अब देखिए बेटा, ये थे आज के आपके क्वेश्चंस, बेहतरीन और बेस्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, कुछ बातें हैं हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठाइए ताकि वो आगे अपने फ्यूचर में कभी गलत ना हो। देखिए, जीवन में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है बेटा आपका अनुभव, क्योंकि अनुभव से ही आदमी सीखता है। आप गलतियां करते हैं और उन गलतियों से ही सीखते हैं, क्योंकि अनुभव जो होता है ना वो आपको सब कुछ बता देता है। सबसे बड़ा दोस्त आपका अनुभव है, जो आपकी गलतियों को बार बार बताता है और उससे आपको दूर रहने की एक आपको क्या कहते हैं, उसको एक प्रेरणा देता है कि इनसे दूर रहो। इसीलिए बेटा जो क्वेश्चन गलत हो गए फिर आगे कभी गलत नहीं होने हैं, ये दिमाग में बैठा के रखिए। जो आपके इतने टेस्ट बार बार हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं ताकि जिस दिन आपका सबसे बड़ा दिन हो उस दिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। किसी चीज का जुनून ही आपको किसी काम में सबसे अलग पहचान दिला सकता है। कहने का मतलब क्या है, जुनून होना चाहिए, आपको एक जज्बा होना चाहिए अपने अंदर किसी भी चीज को पाने की। आपने कहा है ना, किसी को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है मिलाने में और ये करने में वो करने में। सुने ना, ये सब देखिए फालतू की बकवास है, लेकिन सच में आपके अंदर जुनून होना चाहिए। और जब वो जुनून आपके अंदर आ जाएगा ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको डॉक्टर बनने से रोक दे, आपके सपने साकार करने से रोक दे। तो वो जुनून पैदा करिए, वो जज्बा पैदा करिए जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और अंत में बेटा मैं एक बात ये और कहूंगा, देखिए इस समय मौसम थोड़ा सा प्रतिकूल चल रहा है पढ़ाई का, लेकिन बेटा बिल्कुल परेशान मत होइए, लगे रहिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करिए। बस कुछ दिनों की तो बात है बेटा, ये जनवरी आ ही गया है, मई आने में बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो लगे रहिए, पूरी एनर्जी लगा दीजिए। बस कुछ दिनों की बात है बेटा, आपके सपने बहुत जल्दी साकार होने वाले हैं। और मैं एक बात जो कहना चाहता हूं, बार बार अपने वीडियो के लास्ट में लेकर के एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए लेकर आता हूं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए, सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे के सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। तो बेटा जब आप आगे जाओगे ना तो पीछे वाले स्टेप आपके छूटते जाएंगे। तो जिंदगी में अगर सफलता पाना है बेटा तो कुछ ना कुछ तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा। बिना जोखिम उठाए कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और किनारे बैठ के बेटा कभी नौका पार नहीं होती। तो आपकी नैया पार लगाना है बेटा, अपने सपनों को साकार करना है, लग जाइए बेटा और वो जोश जुनून और जज्बा अपने अंदर पैदा करो।
मैं बार बार कहता हूं, तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन खुद अंदर से आना चाहिए। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर अगले मिड सेशन के फेज 4 में। तब तक के लिए विदा लेते हैं बेटा। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, ठंड से बचाइए, तबीयत नहीं खराब होना चाहिए। फिर मिलते हैं बेटा अगले टेस्ट में। ऑल द बेस्ट, यू आर माई रॉकर एंड यू हैव टू रॉक्स। ऑल द बेस्ट।